हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आईसीटी के 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये हमारा आईसीटी का 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है पार्ट 3 है। ठीक है, तो हमने आपको इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज जितने भी यूनिट है, लगभग सभी यूनिट की आपको प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो देखते हैं 21st क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है, इसमें क्या कहता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, सर्च इंजन आर द वेबसाइट दैट हेल्प्स अ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन www। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप देखें तो गूगल क्या है, गूगल का अपना एक सर्च इंजन है। ठीक है, और ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। जो मोजिला हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब क्या है, इसके वेब ब्राउज़र हैं। तो सर्च इंजन जो होता है, यहाँ पर www या http इस तरह से लिखा रहता है ना, तो जो www ये है, ये क्या बताता है, सर्च इंजन आर द वेबसाइट। ये हेल्प करता है यूजर को जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, फॉर एनी सर्च टर्म सर्च इंजन प्रोवाइड द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट टू ऑल द यूजर। कह रहा है कि जो भी यूजर हैं उन सभी को सेम चीज, सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो भी वो टाइप करते हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कैसे, जैसे कि अगर ज़्यादातर यहाँ पर जो भी हम टाइप करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसमें वो डिपेंड करता है जो जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग, या फिर ज़्यादातर हम जिस चीज़ को ज़्यादातर सर्च करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करता है। क्योंकि जैसे कि इंग्लिश में ही आप देखें कि एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं ना, एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई भी हम कीवर्ड्स दबाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट टाइप करती हूँ, तो इंडिया के प्रेसिडेंट को वो शो करेगा। और अगर कोई यूएस में बैठा है, किसी और देश में बैठा है, तो वहाँ पर अगर वो टाइप करता है तो उसको उस कंट्री के शो होंगे। सो एक ही चीज़ तो नहीं शो करता है, वो डिपेंड करता है कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस कंट्री से, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है डेटा। और दूसरी बात होती है कि हम जिस तरह से चीज़ों को सर्च करते हैं उसी एरिया का आपको ज़्यादातर जो है, जो भी आप कीवर्ड टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पिक करके देगा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाली सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज दी फॉल्स। तो यहाँ पर आंसर जो है थर्ड वाला हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सभी आपके जो है सर्च इंजन है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन द बायोस इज लोडेड एंड। तो देखिए, जब भी हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जो है एक बायोस, एक प्रोग्राम है, ये लोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको समझ लेते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन, रोम लोड, रोम जो है लोड्स करता है बायोस सिस्टम को, and the CPU start and fetch the instruction into the RAM from the BIOS operating system which is stored in the ROM। तो जो रोम में स्टोर होती है, जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो रोम है वहाँ पे क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, और जो रैम है वो टेम्परेरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो रोम में जो बायोस का प्रोग्राम होता है, जो रोम है उसमें बायोस का प्रोग्राम सेव होता है। अब वो लोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, because ROM is non-volatile and the operating system need to be on an computer every time to switch on। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो वहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जब भी उससे ह्यूमन इंटरैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो ROM इज़ द आइडियल प्लेस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी केप्ट इट, कि रोम जो है वहाँ पे हम परमानेंट मेमोरी को सेव कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें हमेशा ज़रूरत होगी, तो रोम इज़ द प्लेस जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं। तो बायोस स्टार्ट द मॉनिटर एंड कीबोर्ड, जो भी उससे हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं उन सभी को वो परफॉर्म करने के लिए, जैसे कहते हैं कि एक्टिव कर देता हो, तो वो एक्टिव कर देता है। एंड डज द सेम बेसिक चेक
to measure sure the computer to working properly. For example, it will look for the RAM वगैरह को चेक करता है और सारी चीज़ों को देखता है कि हाँ सब सही से चल रहा है, ठीक है. The BIOS then start to boot the sequences. तो यानी कि आपको क्या समझ में आता है कि जो रोम है वो कहाँ पर लोड होता है, वो रोम जो है जो बायोस है वो कहाँ पे लोड होता है, वो रोम में लोड होता है, ठीक है. और जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो जो रोम में मेमोरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सेव करते हैं रोम में, वो फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है. तो इसका आंसर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. कह रहा है कि एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या है. तो देखिए, आपने एंटीवायरस वगैरह बहुत बार देखा होगा, जो भी लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप मोबाइल, उनको बताया जाता है कि एंटीवायरस जो है इंस्टॉल कर लें, ये सब चीज़ें. तो एंटीवायरस का क्या काम होता है, वायरस को आने से रोकना, ठीक है. तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटी स्पाईवेयर, तो स्पाईवेयर को आने से रोकने वाले सॉफ्टवेयर. तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. An anti-spyware software is a type of program designed to prevent and detect unwanted spyware program installations and remove those program if installed. कह रहा है कि जो एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है वो उनका क्या काम होता है कि जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पाई करने का काम करते हैं, स्पाई मतलब चोरी करने का काम करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाईवेयर क्या होता है. स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मैलवेयर दैट इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस विदाउट द एंड यूजर नॉलेज. मतलब जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, तो अगर मेरे लैपटॉप में कोई स्पाईवेयर जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है बिना मेरी नॉलेज के, तो वो क्या है, स्पाईवेयर प्रोग्राम है. तो अगर मैं एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँगी तो फिर वो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे. उनको इंस्टॉल होने से या उनकी किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोकने से वो बचाते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो डिडक्ट करते हैं मे बी आइदर द रूल बेस्ड और बेस्ड ऑन डाउनलोडेड डेफिनेशन फाइल एंड आइडेंटिफाई दी करेंटली एक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. वो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई स्पाईवेयर जो है प्रोग्राम वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ कि आजकल जो भी आपके एंटीवायरस आते हैं सॉफ्टवेयर, वो सभी एंटी स्पाईवेयर का भी काम करते हैं, उनमें इनबिल्ड होती हैं वो चीज़ें को भी वो डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है. स्पाई का मतलब आप समझते हैं ना कि कोई चीज़, जैसे कि कोई बिना इंफॉर्मेशन के कुछ चुरा लेना, तो वो स्पाई होता है. उसी तरीके से ही स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी बिना नॉलेज के कुछ डेटा या कोई चीज़, कुछ नॉलेज चुरा लेना. तो एंटी स्पाईवेयर क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं और उससे हमारे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. तो अब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है. तो चेक फाइल बिफोर दे लोडेड ऑन द कंप्यूटर, मैनेज द डेटा ट्रैफिक, इट डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इलीगली on the user computer system and make the file non readable. तो जो एंटी स्पाईवेयर है वो क्या करते हैं कि जो भी इलीगल चीज़ें हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, उनको डिडक्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला सही है और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे इसको. तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, Identify the correct order of the following INTLE processor in the increasing order of speed. मतलब ये एक प्रोसेसर दिया हुआ है यहाँ पर, ये सभी ABCD तक ये सारे प्रोसेसर हैं. तो हमें इनको अरेंज करना है इनकी स्पीड के बेसिस पर, ठीक है. इन सभी को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं. तो यहाँ पर इंटेल के प्रोसेसर हैं और यहाँ पर उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेसर है वो क्या है, 8085. 8085 ये जो प्रोसेसर है इंटेल का, एक्चुअली जो हमारा लैपटॉप होता है वहाँ पर हम प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करते हैं. इंटेल का जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं उसमें क्या है, ये कौन सा प्रोसेसर है, 8085, ये इसका नाम है, ठीक है. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये यूज़ कहाँ पर होता है, इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, माइक्रोवेव में और मोबाइल फ़ोन में इसका यूज़ होता है, ठीक है. और ये कब इन्वेंट हुआ था, ये इन्वेंट हुआ था 1977 में.
ठीक है। इसकी जो बस स्पीड है वो कितनी है, 2 मेगाहर्ट्ज। बस स्पीड का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो भी डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है, ठीक है, 2 एंड्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिशन की जो भी स्पीड है वो बताता है यहाँ पर, और ये है 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट है 80486 जो कि आपका यहाँ पे है 80486, ये फर्स्ट वाला। इसके बारे में क्या बताया हुआ है, इसकी जो बस स्पीड है वो 25 से 50 मेगाहर्ट्ज है और इसको 1998 में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, ये 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। नेक्स्ट आता है पेंटियम 3। पेंटियम 3 को कब इन्वेंट किया गया था, 1999 में। ठीक है, और इट अलाउ द लाइटनिंग ऑफ फास्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड द माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पर जो बस की स्पीड है वो 100 मेगाहर्ट्ज है, यानी कि देखिए 2 मेगाहर्ट्ज से हम यहाँ पे 100 की रेंज में पहुंच चुके हैं, 100 से 133 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट आता है डुअल कोर। ठीक है, डुअल कोर क्या है, डुअल कोर जो होता है वो पेंटियम डुअल कोर ट्रेडमार्क है जिसका यूज किया गया इंटेल मैक्सिमम x86 आर्किटेक्चर है। ठीक है, द प्रोसेसर आर डिजाइन फॉर द मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहाँ इसको डिजाइन किया गया था मोबाइल, डेस्कटॉप और कंप्यूटर के लिए। इसमें जो बस की स्पीड है, मतलब जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो 533 मेगाहर्ट्ज, 667, 800 और 1000 मेगाहर्ट्ज तक की इसकी स्पीड है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, डुअल कोर की है। ठीक है, तो यानी कि डुअल कोर क्या है, ये तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमको लगाना है। ठीक है, और ये फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड पे हो जाएगा और पेंटियम ये थर्ड पे होगा। सो अगर हम देखें तो C D A B ये आपका ऑप्शन 2 में है। ठीक है, सो ये सेकंड वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि बस, रिंग, स्टार एंड मेश आर द टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। ये कहता है कि ये सभी क्या है, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर मैं बताऊं कि ये ये जो है ये प्रोटोकॉल्स नहीं है बल्कि ये टोपोलॉजी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इसके कौन कौन से नाम है, बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, इन सभी का कॉम्बिनेशन या किसी भी दो का कॉम्बिनेशन वो हाइब्रिड होता है। वो कहीं पे भी हो सकता है, हाइब्रिड वर्ड का ही मीनिंग होता है किसी अलग दो डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको कि ये बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ। बस टोपोलॉजी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक वायर है और यहाँ पर इधर 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 ऊपर नीचे सब जगह कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार का मतलब जैसे स्टार कैसे होता है, एक डॉट होता है और इस तरीके से ये ऐसे बना दो तो ये स्टार हो गया। तो बस इसी का ही नाम दे दिया क्योंकि ये इमेज स्टार जैसी दिख रही है, तो इसलिए ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी की एक यहाँ पे सेंटर में होगा और उस सेंटर से सभी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये आपस में नहीं कनेक्ट होंगे, सिर्फ सेंटर से कनेक्ट होंगे, तो हो गया स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये देखिए अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, इस तरीके से अगर कनेक्शन हो उनके बीच में, तो इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि यहाँ पे भी ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे सबसे कनेक्टेड है और ये भी जो है सभी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ये पूरा एकदम मैश टोपोलॉजी ऐसी होती है कि सारे कंप्यूटर सभी से इंडिविजुअली और प्रॉपरली सबसे कनेक्टेड होते हैं, तो वो मैश टोपोलॉजी आपको मिल जाएगा। और ट्री क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी ऐसी होती है कि समझिए कि दो स्टार टोपोलॉजी को मिला दे तो एक ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और जो मैश टोपोलॉजी है वो यहाँ पे जो है बहुत सिक्योर्ड होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और मतलब ये मैश में सारे ही कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सभी क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स नहीं है, टोपोलॉजी है। सो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग हो जाता है।
दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, अ शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट ट्रांसमिट्स द डेटा ओवर द शॉर्ट स्टैंड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट इज नोन एज ब्लूटूथ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बताया था पहले भी ब्लूटूथ और वाईफाई में जब मैं डिफरेंसेस बता रही थी कि बैंडविड्थ की बात करूँ तो ब्लूटूथ जो होता है वो लो होता है, वाईफाई का हाई होता है। वैसे वाईफाई यहाँ पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सिक्योरिटी की बात मैंने आपको बताई थी कि काफ़ी सिक्योर होता है, ये लेस सिक्योर होता है, यहाँ पे थोड़े रिस्क होते हैं। जो ब्लूटूथ होता है उसमें उसकी जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स होती है और वाईफाई में 100 मीटर्स तक जो है कनेक्ट हो सकता है। और ये इसमें जो है पावर, यहाँ पे पावर कंजम्पशन लो होता है, पावर कंजम्पशन यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और ब्लूटूथ का जो रेंज है वो 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30 फीट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कहता है, कोई गलत नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये 30 फीट जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 मीटर के इक्वल होता है। सो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो यहाँ पे आंसर जो है 4th वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, जो कि 6th है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो कि सही हो। ठीक है, ये हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कहता है कि जो माउस है, जो कीबोर्ड है और प्लॉटर है, ऑल आर इनपुट डिवाइस। तो देखिए माउस और कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, बट प्लॉटर क्या है ये जान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पे कि प्लॉटर इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग्स। जैसे कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, तो वो सब कैसे निकलती है, प्लॉटर के थ्रू निकलती हैं। ठीक है, प्लॉटर ड्रॉ द लाइंस ऑन द पेपर यूजिंग द पेन एज और सम एप्लीकेशन यूज नाइफ टू कट एंड मटेरियल लाइक विनाइल और लेदर का यहाँ पर ये होता है। ठीक है, इन द लेटर केस देयर इज समटाइम्स इज नोन एज कटिंग प्लॉटर। तो ये है कि प्लॉटर एक तरीके से आप समझ गए होंगे, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह लगे होते हैं वो प्लॉटर्स के थ्रू बनते हैं। तो प्लॉटर क्या हो गया, एक तरीके का ये तो आउटपुट डिवाइस है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिक्स, विंडोज एंड लाइनक्स ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ये बात तो ठीक कहता है, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट कहता है कि रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क ऑल आर द ऑल मेमोरी मॉड्यूल। तो ये बात भी ठीक है, दो सभी जो हैं तीनों ही मेमोरी के ही पर्पज़ के लिए हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइसेस हैं, बट स्कैनर कैसा है, हमारा इनपुट डिवाइस है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सो बी और सी केवल सही है, बी सी ऑप्शन 4th में है। सो 4th इज दी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म्स दिए हैं और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पे दिया है प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और कंपाइलर। तो रैम और हार्ड डिस्क तो हम पहले भी देख चुके हैं, बट प्रोसेसर और कंपाइलर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो प्रोसेसर देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोसेसर जैसे कि द प्रोसेसर CPU इन द लॉजिक सर्किट दैट रिस्पॉन्ड टू प्रोसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड ड्राइव द कंप्यूटर। जैसे अगर आप देखें कि इंटेल का प्रोसेसर होता है, ठीक है, i5 हो गया, i7 हो गया, i3 हो गया, ये सभी क्या है, प्रोसेसर होते हैं। अब ये कहाँ पर, CPU में होते हैं, इनको रखा जाता है। एंड द CPU इज द सीन टू एम एंड मोस्ट क्रूशियल इंटीग्रेटेड इन द कंप्यूटर एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग मोस्ट कंप्यूटर कमांड। ठीक है, यानी कि हम जो भी कुछ कमांड देते हैं वो इस प्रोसेसर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, वो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये बात है। और जो प्रोसेसर है, जैसे मैंने बताया ना कि ये प्रोसेसर्स, किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेसर्स तो होगा ही ना, तो ये वो चीज़ है जो कि मतलब रहती ही है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर वो चीज़ होती है जब कोई लैंग्वेज हो, जैसे कि अगर लैंग्वेज देखिए बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज की गई है आपकी ICT में। तो एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है, जो मशीन समझ पाती है। कंप्यूटर जो समझता है उसको लो लेवल लैंग्वेज बोला गया।
और जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन के समझ में आता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया। जैसे कौन सी, सी प्रोग्रामिंग हो गई, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गई, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सभी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर वो काम करता है कि हमें जो लैंग्वेज आती है, आपको जो लैंग्वेज आती है आप तो उसी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो आती है। बट मशीन को क्या आता है, जो मशीन की लैंग्वेज समझ में आएगी वो मशीन की लैंग्वेज है। बट मेरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो मशीन समझ जाए, इसके लिए बीच में यूज होता है कंपाइलर। ठीक है, मैंने अपने शब्दों में कहा, अब उस शब्द को मशीन को समझाएगा कौन, कंपाइलर, तो उसके लिए यूज करते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है कि एक तो बात को समझाना कि जो मैंने कहा वो बात कंप्यूटर समझ जाए, और दूसरी बात ये एक अगर मैंने कुछ कहीं पे टाइप किया और कुछ एरर भी आ रही है तो वो एरर भी हमें डिटेक्ट करके कंपाइलर बताता है, दोनों काम करता है। तो कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। मैंने तो अपनी लैंग्वेज में लिखा, अब उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा कौन, कंपाइलर। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके थ्रू। द सोर्स कोड इज टिपिकली रिटन इन दी हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड, मतलब जो भी मैं लिखूंगी वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगी जो ह्यूमन के समझ में आती है। कौन सी, जावा, सी प्लस प्लस, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो वर्ड सी, यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको ये कन्वर्ट करेगा मशीन की लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन को तो 0 और 1 में सिर्फ समझ में आता है, तो ये इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख के आता है हेलो वर्ल्ड ओ। ठीक है, तो ये हुआ कंपाइलर का काम। तो अब हम इसको मैच कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट दैट रन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट है पार्ट दैट स्टोर फाइल परमानेंटली। परमानेंटली फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में। पार्ट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टेम्परेरी यूज। टेम्परेरी कहाँ पर होता है, रैम में होता है। पार्ट दैट ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, जो वो सारी चीजें जो भी हमने तो मशीनी लैंग्वेज, हमने तो कैसे लिखा, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, अब उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में कौन, कंपाइलर। ठीक है, तो ये हो गया कंपाइलर का। और प्रोसेसर क्या कहता है, पार्ट दैट रन एग्जीक्यूटेबल, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा जब उसमें प्रोसेसर होगा। ठीक है, सो ए इज रिलेटेड टू 1 बट बी को 3 से रिलेट करना है और सी को 2 से एंड डी को 4 से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इसमें क्या कहता है, एड्रेस बस कैरी सिग्नल रिलेटिंग टू एड्रेस बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। कह रहा है एड्रेस बस कैरी सिग्नल, बस का मतलब यहाँ पर वायर से होता है। ठीक है, जो वायर होते हैं उनको बस और बसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एड्रेस बसेस कैरी द सिग्नल, सिग्नल को, जो वायर है वो सिग्नल को कैरी करते हैं रिलेटिंग टू एड्रेस बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। जो प्रोसेसर है और मेमोरी के बीच में बस लगे होते हैं, उनके पास सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, इट इज बाय डायरेक्शनल। तो ये बाय डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज दी फॉल्स। तो यहाँ पर आंसर जो है 3rd वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर करेक्ट। कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए क्या बातें सही है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जो भी कोई मैलिशियस चीज आपके लैपटॉप में आ जाए, कोई भी मैलवेयर आ जाए तो वो उसको कंट्रोल करता है, उसको डिटेक्ट करता है। अगर करंटली रन कर रहा है कोई प्रोग्राम तो उसको मतलब रिमूव करता है, डिटेक्ट करता है, उसको स्टॉप करता है। ये काम जो है एंटीवायरस का होता है। तो एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज एंटी मैलवेयर, इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, रिमूव मैलवेयर। Antivirus software was originally developed to detect and remove the computer virus. ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्टार्ट टू प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को, किससे, थ्रेट से। तो यहाँ पे
वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि मैंने अभी आपको पहले बताई थी, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम और एंटीवायरस। तो एंटीवायरस, जैसे एंटीवायरस जो है ना, ये क्या है, एंटीवायरस, ठीक है। और एंटी स्पाईवेयर इसके अंदर का एक छोटा सा काम है उसका, मतलब एंटी सॉफ्टवेयर का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बड़ा काम होता है, और स्पाईवेयर का सिर्फ एक स्पेसिफिक काम है, जो भी कुछ चोरी वगैरह कुछ हो रही है डेटा से रिलेटेड उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये एक बड़ी टर्म है और स्पाईवेयर एक छोटी टर्म है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है, जो भी स्टेटमेंट है एंटीवायरस से रिलेटेड वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रॉब्लम फाइल प्रोग्राम आर क्वारंटाइंड कैन बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। तो कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम फाइल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है चेक ऑल द फाइल बिफोर बीइंग लोडेड और रन। कोई भी फाइल रन करने से पहले, जैसे कभी आप अपने यूएसबी केबल में पेन ड्राइव को लगाओ तो वहाँ पे क्या बोलता है कि आप उसको स्कैन करना है या फिर डायरेक्टली चला देना है इस पेन ड्राइव को। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो उसको रन करने से पहले उसको चेक करता है, तो चेक करता है सभी फाइल को बिफोर बीइंग लोड और रन। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है यूज डेटाबेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। ये इसलिए क्यों यूज किया जाता है, जो भी अगर कोई पोटेंशियल रिस्क है तो उसको वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज डेटा ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी को नहीं बता सकते, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं बता सकते। सो ABC जो होगा वो सही है, सेकेंड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 38 यानी कि 10th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी रैंक्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो देखिए हमें इसमें रैंक देनी है, जैसा कि पहले हमने सीखा हुआ है कि ये आपका सीक्वेंस है कि क्या करना है, 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैसे। अगर KB लिखा है तो 1 KB इज इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर 10, ठीक है। तो 1 KB 2 की पावर 10, 1 MB 2 की पावर 20। तो KB MB GB TB हम बढ़ते जाएंगे और 2 की पावर 10 20 यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी ऐसे लिखा हो तो हम 3 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइट्स लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पेयर KB, ये क्या हो जाएगा KB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा KB, फिर यहाँ तक MB और ये GB। तो मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, 10 GB लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये तो 1 TB ही है, और ये क्या है MB है, तो ये हो जाएगा GB। तो ये है 100 GB, और ये क्या KB MB और GB। तो ये क्या हो गया 1 GB और ये है 100 GB। तो हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है, कैसे, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट देखें तो सबसे छोटा कौन है, 1 GB। उसके बाद क्या आता है 10 GB। 10 GB के बाद इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, 1 2, ये दोनों 3 4 पे हो सकते हैं और ये 5 पे हमें देखना ही देखना है। सो फर्स्ट सबसे पहले E आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए, 5th नंबर पे C वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो C वाला ऑप्शन यहाँ पर है। A और D ये दोनों क्योंकि इक्वल ही हैं तो A और D में से कोई को भी आगे पीछे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड है। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि ICT से थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपको सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ में आए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। और आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि आप सभी के लिए मैंने जो है मॉक टेस्ट जो है वो भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, आप उसे भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है।